हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप करो पर। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, यानी सिर्फ एक वीडियो में क्लास 9th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम समाप्त कर देंगे। लगभग ये आपका 1 घंटे का वीडियो है और 1 घंटे में एक चैप्टर खत्म करने का दावा कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहली क्वेश्चन, जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? जीवन मौलिक की इकाई, कोशिका के बारे में पढ़ना है। कोशिका जो मौलिक की इकाई है, जिसको हम जीवन की इकाई बोलते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका, सबसे पहली चीज कोशिका क्या है? ठीक है, तो कोशिका सभी जीव, जितने भी जीव हैं उनकी सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। सभी जीवों का निर्माण, जैसे अगर बोला जाए कि दीवार किस चीज से बना है तो आप कहोगे ईंटों से। तो बस वही याद रखना है कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। और कोशिका जीवों की संरचनात्मक, ठीक है, कोशिका क्या है? एक जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका को हम जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। आगे, कोशिका के आकार, आकृति व संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। यानी कोशिका के बारे में पढ़ना, कोशिका के आकार के बारे में पढ़ना, कोशिका की आकृति के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। 2 चीजें हमने बताया कि हमारा शरीर एक छोटी सी इकाई से मिलकर बना हुआ है जिसे कोशिका कहते हैं। यानी जब बहुत सारी कोशिकाओं को मिलाया जाएगा तो हमारे शरीर का निर्माण होगा। दूसरी चीज हमने बताया कि कोशिका के आकृति, आकार के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अगला, कोशिका की खोज। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। यानी कोशिका के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कब? 1665 में बताया था। अगला, उसने कोशिका को कॉक की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। यानी सबसे पहले अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले कोशिका को देखा किसने, यानी हमने बोला कि हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना है, यानी हमने कहीं तो देखा होगा। और सबसे पहले कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट हुक था। इन्होंने कहां पर देखा था उस कोशिका को? उन्होंने कोशिका को कॉक के अंदर, ठीक है, कॉक की पतली सी काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। अब बात करें, इन्होंने, जो हमारे रॉबर्ट हुक है, उन्होंने जो कोशिका को देखा था वो मरी हुई कोशिका थी। यानी रॉबर्ट हुक के द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी वो मृत कोशिका थी। लेकिन वहीं पर एंटोनी वॉन ल्यूवेनॉक, कितना बड़ा नाम है ना, आय हाय हाय, इनके माई बाबू ने, देख रहे हो क्या, खोज खोज के चुन चुन कर ये लोग नाम रखते हैं ना कि का ही बताएं। ऐसा नाम तो भैया हमारे यहाँ ना हम अपने का बताएं, केहू का न रखे जी। इतना सोचने वाला नाम, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, वाह वाह। चलो कोई बात नहीं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक था। इन्होंने दांत के खुरचन में जीवित कोशिकाओं की पता लगाया था। आगे की तरफ, कोशिका का निर्माण। अब जानेंगे कि आखिर कोशिका बनता किस चीज से। जैसे हमने कहा दीवार ईंटों से मिलकर बना है, तो हम बोलेंगे ना कि ईंटवा कौन चीज से बना है, तो आप बोलोगे अरे ईंटा तो भैया मट्टी का बना है। वही तरह हमारा शरीर कोशिका से मिलकर बना है, तो कोशिका भाई साहब कौन चीज से मिलकर बने हैं? तो कोशिका के विभिन्न संगठन में जल, आयतन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन आदि होते हैं जो कोशिका का निर्माण करते हैं। यानी कोशिका को बनाने में अनेक प्रकार के तत्व मदद करते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, जल, आयन, लवण, तो वहीं पर वसा, न्यूक्लिक अम्ल, ये सभी मिलकर के कोशिका की संरचना का निर्माण करते हैं। आगे की तरफ कोशिका सिद्धांत। हमने अभी तक में आपको बताया कोशिका क्या है, कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका किस चीज से बनी हुई है। अब जानेंगे कोशिका सिद्धांत, यानी इसके रूल क्या है। कोशिका के बारे में कुछ नियम दिए गए हैं जो किसने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लीडन व स्वान ने दिया था। सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते हैं। इन्होंने पहला चीज बोला कि धरती पर जितने भी जीव और पौधे हैं उनका शरीर कौन चीज से बना है, तो उनका शरीर कोशिका से बना है। दूसरा, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं, यानी कोशिका ही वो संरचना है जिससे किसी जीवित जीव का निर्माण होता है। तीसरा, सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं, यानी जो नई कोशिका बनेगी ना वो अपनी पुरानी कोशिका से मिलकर बनी होगी। कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम स्लीडन व स्वान था। इन्होंने बोला कि जितने भी धरती पर जीव है उनका निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। दूसरा, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। और तीसरा, सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इसे कहा जाता है कोशिका सिद्धांत, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले जीव के प्रकार, यानी कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। धरती पर आपको अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे जिनकी संरचना अलग अलग तरीके की होती है, जो दिखने में अलग होते हैं। और लेकिन एक चीज कॉमन है, सभी का निर्माण कोशिका से ही हुआ होता है। तो हम जानेंगे कोशिका के आधार पर हम जीवों को कितने भागों में बांट सकते हैं। दो। पहला है एक कोशिकीय जीव, यानी वे जीव जो केवल एक कोशिका के बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया आदि। ठीक है, ऐसे जीव जंतु जो केवल और केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव का मतलब है वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। यानी बहुकोशिकीय का मतलब, एक कोशिकीय का मतलब ऐसे जीव जिनका पूरा शरीर केवल एक कोशिका का बना है, सिर्फ एक ईंटे से दीवार बन जाए, इसको कहते हैं भैया एक कोशिका। यानी जब केवल एक कोशिका से किसी जीव का निर्माण होता है तो उसे एक कोशिकीय कहते हैं। इसमें अमीबा, पैरामीशियम ये सभी आते हैं। वहीं पर अगर बात करें बहुकोशिकीय की, तो बहुकोशिकीय में वे जीव आते हैं जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और सभी कोशिकाएं मिलकर एक जैसा कार्य करती हैं, जैसे फंजाई कवक हो गया, पादप हो गया, मनुष्य हो गया, जंतु हो गया। हम सभी का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारे अंदर क्या है, एक से अधिक कोशिकाएं हैं, लेकिन अमीबा, पैरामीशियम में क्या होता है, केवल एक कोशिका होती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे हमारा है कोशिका के प्रकार। अब अभी हमने देखा कि कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। अब जानेंगे कोशिका कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब है ऐसी कोशिका जो आकार में बहुत छोटी, यानी 1 to 10 के पावर -6 मीटर की होती हैं। ठीक है। दूसरा, कोशिका
कोशिका का केंद्रकीय भाग न्यूक्लियोइड झिल्ली से नहीं ढका होता। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसी कोशिका जो क्या होंगे, आकार में बहुत छोटे होंगे, इनका जो केंद्रक होगा उसके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाया जाएगा, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होगा, इनमें झिल्ली के द्वारा घिरे हुए सभी अंग नहीं पाए जाएंगे, इनमें कोशिका विभाजन विखंडन या कोश मुकुलन के द्वारा होता है। अगला, हमेशा ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें मिलेगा, एक कोशिकीय जीवों में देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक, देखो सबसे पहली चीज कोशिका हमने बताया कि हम सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर कोशिका देखा जाए, कोशिका हम सभी के शरीर में, किसी के शरीर में एक होता है, किसी के शरीर में बहुत सारी कोशिका होती है। तो ऐसे जीव जिनके शरीर में केवल एक कोशिका होता है उनको एक कोशिकीय कहते हैं, और जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिका होती है उनको बहुकोशिकीय कहते हैं। आगे की तरफ बता दें आपको कि हमारा जो कोशिका है वो दो प्रकार का होता है। क्या क्या, पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसी कोशिका जो अल्प विकसित है, जो आकार में बहुत छोटी होगी, जिसमें केंद्रक नहीं होगा, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ बिखरा हुआ होगा, जिसमें अंगकों के ऊपर झिल्ली नहीं पाया जाएगा, उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ये ज्यादातर निम्न कोटि के जीवों में देखने को मिलता है, एक कोशिकीय जीवों में देखने को मिलता है। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ा होगा, इनका केंद्रक पूर्ण विकसित होगा, इनमें केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाए जाएंगे, इनके केंद्रक के चारों तरफ दोहरी झिल्ली होगी, इनमें सभी अंगक किसके द्वारा, झिल्ली के द्वारा घिरे होंगे, इनमें कोशिका विभाजन होगा। और ये जो हमारा यूकैरियोटिक कोशिका है वो सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, यानी जो ऐसे जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं ना, उनका कोशिका यूकैरियोटिक होता है, यानी उच्च कोटि वाला होता है। और ऐसे जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं वो ज्यादातर प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी उनकी कोशिका अल्प विकसित होती है। अब आगे जानेंगे कोशिका का आकार, यानी कोशिका दिखने में कैसा होता है। तो कोशिका का विभिन्न आकार व आकृति होते हैं, यानी जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग आकृति और आकार के हो सकते हैं। सामान्यतः ज्यादातर कोशिकाएं अंडाकार होती हैं, वे लंबाकार, स्तंभाकार या डिस्क के आकार की भी हो सकती हैं। ज्यादातर तो देखो कोशिका अंडाकार होता है, लेकिन ये अलग अलग आकृति के भी मिल सकते हैं, लंबाकार, अंडाकार, ऐसी आकृति के भी देखने को मिल सकते हैं। अगला, विभिन्न जीवों की कोशिकाएं विभिन्न आकार एवं प्रकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शीय होते हैं, जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखी जा सकती हैं। याद रखिएगा, विभिन्न जीव, पादप और जंतु की कोशिकाएं विभिन्न आकार एवं प्रकार की होती है, यानी अलग अलग जीव की बात करेंगे, जैसे पादप और जंतु, उनके अंदर पाई जाने वाली जो कोशिका है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जंतुओं के अंदर अलग कोशिका पाई जाती है और पादप के अंदर अलग कोशिका पाई जाती है। तो जंतु और पादप दोनों में पाई जाने वाली कोशिकाओं का आकृति और आकार दोनों अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सामान्यतः इनका आकार 0.2 माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर तक होता है। देखो, ज्यादातर आपका जितना भी कोशिका धरती पर है 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 18 सेंटीमीटर तक के आपको कोशिका देखने को मिल सकती है। एक बहुकोशिकीय जीव की किसी कोशिका का आकार सामान्यतः 2 से 120 माइक्रोमीटर होता है, यानी जितने भी बहुकोशिकीय जीव है जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, उनके शरीर में सामान्यतः 2 से 120 माइक्रोमीटर का ही क्या मिलेगा, कोशिका देखने को मिलेगा। अब बात करें सबसे बड़ी कोशिका की। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा व 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी कोशिका कितनी, 15 सेंटीमीटर लंबी और 13 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। वहीं पर अगर बात करें सबसे छोटी कोशिका की, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका किसको कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जो लगभग 1 मीटर तक होती है, जो लगभग कितनी, 1 मीटर तक होती है।
आगे की तरफ बढ़ेंगे, सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार, यानी सांद्रता के अनुसार हम विलयन के प्रकार कितने होते हैं वो जानते हैं। तो समपराशरी विलयन, जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान है तो इसे समपराशरी विलयन कहते हैं। यानी जब कोशिका, ये हमारी कोशिका है, अंदर का और बाहर का सांद्रता जब समान होगा तो इसको कहते हैं समपराशरी कोशिका। और अति पराशरण का मतलब क्या है कि जब कोशिका के अंदर की सांद्रता और बाह्य द्रव्य की सांद्रता अधिक है। ठीक है, जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर वाले सांद्रता से अधिक हो और कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होती है, कोशिका सिकुड़ जाती है। ठीक है, जब हमारे अंदर का सांद्रता क्या होगा, कम होगा और बाहर की सांद्रता अधिक होगी तो अंदर से पदार्थ क्या होंगे, बाहर की तरफ चले जाते हैं। इसको अति पराशरण दाबी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको तैयार किए रहना। अगला है जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन क्या है, तो पादप कोशिका में पराशरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। यानी जब पौधों में पानी की कमी होती है, पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, तो क्या होता है कि पौधों की कोशिकाओं में जो आंतरिक पदार्थ है, जो प्लाज्मा झिल्ली का आंतरिक पदार्थ है, वो संकुचित हो जाता है। इसी को जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, हम लोग जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ, और आगे अगला हेडिंग है कोशिका के भाग। यानी सामान्यतः कोशिकाओं के विभिन्न भाग कोशिका अंगक कहलाते हैं। यानी सामान्यतः कोशिका के अंदर, एक कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कोशिका अंगक कहा जाता है, जो कि विशेष कार्य संपन्न करती है, जिसमें क्या होते हैं, विशेष प्रकार के कार्य होते हैं। सामान्यतः कोशिकाओं के 3 मुख्य भाग होते हैं। यानी पूरी कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला प्लाज्मा झिल्ली, यानी ये झिल्ली। दूसरा केंद्रक, जो अंदर की तरफ उपस्थित होता है। और कोशिका द्रव, कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव। ठीक है, एक कोशिका के मुख्य ये क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। अब एक एक करके पढ़ते। पहला कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मे क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा याद रखना। कोशिका झिल्ली, कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली परत को कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, जो कोशिकाओं के अंदर या बाहर से केवल कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है। कोशिका झिल्ली ना एक गार्ड की तरह काम करती है, जो कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है और कुछ ही पदार्थों को बाहर जाने देती है। यानी अंदर और बाहर आने वाली चीजों को कंट्रोल करने का काम करती है। तीसरा, यह प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका के कोशिका द्रव्य से अलग करती है। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली क्या करती है, ये प्रत्येक अलग अलग कोशिका, जैसे मान लो ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग किसके द्वारा, झिल्ली के द्वारा। अगर झिल्ली नहीं होता तो दोनों क्या होते, एक में चिपक जाती है ना। तो कोशिका झिल्ली 2 कोशिकाओं को अलग रखने का भी काम करता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला, यह जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु में भी मिलेगा और पादप में भी देखने को मिलेगा। यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली है वो किस चीज का बना होता है, तो वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। आगे, सिंगर और निकोलसन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार यह लिपिड और प्रोटीन से बनी परत है, जिसमें प्रोटीन लिपिड की 2 परतों के बीच सैंडविच की तरह धसी होती है। याद रखिएगा, यह जंतु कोशिका, जो कोशिका झिल्ली है, जंतु और पादप दोनों में पाया जाएगा। यह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। अगला चीज, सिंगर और निकोलसन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि यह लिपिड और प्रोटीन से बनी एक परत है, जिसमें प्रोटीन लिपिड की 2 परतों के बीच सैंडविच की तरह धसा होता है। इसमें प्रोटीन क्या होता है, ये 2 ठो लिपिड की परत है और इसमें इस तरीके से प्रोटीन पाया जाएगा। ये बात किसने कहा था, ये बात सिंगर और निकोलसन ने अपने मॉडल किसमें,
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया था। इसकी मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होता है, यह लचीला होता है और जो मोड़ी तोड़ी वह दोबारा जुड़ सकती है। याद रखिएगा, हमने बताया कोशिका झिल्ली क्या, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार दो लिपिड के बीच में प्रोटीन पाया जाता है, ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने। प्रोटीन आपका लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है और ये लचीला होता है, जो मुड़ सकता है, जो टूट सकता है और वापस से जुड़ सकता है। आगे की तरफ प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, यह कोशिका के अंदर व बाहर अणुओं को आने जाने देती है, कोशिका को निश्चित आकार को बनाए रखने में मदद करती है। अगला, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर व बाहर अणुओं का आदान प्रदान दो प्रकार से होता है, विसरण और परासरण। हमने कहा प्लाज्मा झिल्ली वो झिल्ली है जो कोशिका के अंदर आने वाले और कोशिका से बाहर जाने वाले पदार्थों को कंट्रोल करते हैं, और ये कंट्रोल दो तरीके से होता है, विसरण और परासरण। विसरण किसे कहते हैं? तो जब कुछ भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप गति होता है तो इसे विसरण कहा जाता है। वहीं पर अगर परासरण की बात करें तो जब वर्णनात्मक झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जल विलायक अणुओं का उच्च सांद्रता से, यानी जब उच्च से निम्न, जब निम्न से उच्च की तरफ कुछ भी जाएगा, निम्न से उच्च की तरफ, तो इसे विसरण कहा जाता है, विसरण। और जब उच्च से निम्न की तरफ गति होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। पदार्थ का सांद्रता हमेशा समान रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। पदार्थ की सांद्रता को समान करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, विसरण और परासरण का। अब स्टार्ट करेंगे कोशिका भित्ति। हमने कोशिका झिल्ली के बारे में जान लिया, अब हमको शुरू करना है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी झिल्ली है, यह जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। देखो, कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल वॉल नहीं पाए जाते। यह सख्त होता है, मजबूत होता है, मोटा होता है, ठीक है। अजीवित यानी जितनी भी कोशिकाओं से मिलकर बना है वो सारी कोशिकाएं मृत होंगी। यह सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन आ सकता है कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। ये कोशिकाओं की मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। पादप कोशिकाएं एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्मेट से संपर्क में रहती हैं। कवकों में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति काइटिन नामक रसायन से बनी होती है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? तो कोशिका भित्ति संरचना प्रदान करता है, कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। यह संरंध्र है जिससे विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देता है और इसमें मरम्मत करने व पुनर्जनन करने की क्षमता होती है। आगे की तरफ अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोशिकांग केंद्रक। केंद्रक क्या है? तो यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह कोशिका का केंद्र, हेड ऑफ क्वार्टर इसे कहा जाता है, कंट्रोलिंग रूम कहलाता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट रूप से पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में जो केंद्रक है वो अल्प विकसित होता है। केंद्रक के अंदर ही मनुष्य के आनुवांशिक पदार्थ यानी लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक के अंदर ही हमारे आनुवांशिक पदार्थ क्रोमोसोम के रूप में उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं जीन, ठीक है। डीएनए के बुनियादी और कार्यक्षम घटक को जीन कहा जाता है। डीएनए देखो इस तरीके से द्विकुंडलित संरचना है, ठीक है। डीएनए आपका कई सारे जीन से मिलकर बना होता है और जीन लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। केंद्रक के कार्य क्या है? तो यह कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करती है। यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में मदद करती है। अगला सवाल, कोशिका द्रव। तो कोशिका के अंदर भरा हुआ लिक्विड पार्ट, ठीक है, कोशिका का वह द्रव्य जिसमें सभी कोशिका के अंगक पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। यहाँ पर सभी के सभी जैविक क्रियाएं होती हैं और कोशिका द्रव्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला सिस्टोल,
ठीक है, सिस्टोल क्या है? जलीय द्रव जिसमें विभिन्न प्रोटीन होते हैं। इसमें 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 2% कार्बोहाइड्रेट होता है और 1% अन्य अवयव होते हैं। यानी कोशिका द्रव्य का मतलब कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य। इसके पूरे भाग को 2 भागों में बांट सकते हैं, सिस्टोल यानी जितना पानी वाला भाग है वो सिस्टोल है, और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। इन्हीं को कोशिका अंगक कहा जाता है। तो एक प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा कौन कौन से अंगक घिरे होते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे ER इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। दूसरा लाइसोसोम जिसे हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। तीसरा गोल्जी काय, रितिका, ठीक है, ये हमारे क्या है? ये हमारे किसके द्वारा? एक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे हुए अंग है। अब दूसरा है दोहरी झिल्ली द्वारा घिरे हुए अंग कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, ठीक है, ये दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरे हुए अंग है। एक प्लाज्मा झिल्ली वो अंगक अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, गोल्जी काय और रितिका। बिना झिल्ली वाले अंग कौन से? राइबोसोम, सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। हमने कहा एक कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है। कोशिकांग को 3 भागों में बांट सकते हैं, एक झिल्ली द्वारा घिरे हुए अंग, फिर दूसरा है हमारा दोहरी झिल्ली द्वारा घिरे हुए अंग, और तीसरा है हमारा बिना झिल्ली वाले अंग। बिना झिल्ली वाले अंग, तो सबका नाम याद रखना। एक झिल्ली वाले अंग में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? ER, लाइसोसोम और गोल्जी काय, ठीक है, ER आएगा, गोल्जी काय आएगा, गोल्जी काय, लाइसोसोम आएगा, लाइसोसोम और लवक, ये सारे एक है, ठीक है। दोहरी में माइटोकॉन्ड्रिया आएगा और केंद्रक आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा केंद्रक। अब आ जाओ बिना झिल्ली वाला कौन सा? राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सभी क्या है? बिना झिल्ली वाले, ठीक है, बिना झिल्ली वाले ये सारे के सारे हैं, ठीक है। तो हमने बताया कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी अंगों को हम लोग कितने भागों में? 3 भागों में बांट सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी क्या है? तो ये एक पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर सजी रहती है, ठीक है। गोल्जी उपकरण क्या है? तो ये देखो पतली सी झिल्ली होती है, एक के ऊपर एक सजी हुई, ठीक है। इसका आविष्कार खोज जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये प्रोकैरियोटिक स्तनधारी व किसमें? सीव सेल में अनुपस्थित होते हैं। याद रखिएगा गोल्जी उपकरण किसमें? प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं मिलेगा, स्तनधारी के RBC में नहीं मिलेगा और स्टीव चलनी नलिकाओं में देखने को नहीं मिलेगा। अगला गोल्जी काय के कार्य क्या है? तो यह लिपिड बनाने में मदद करता है, यह मध्य लेमिला बनाने का कार्य करता है और यह स्वभाव से स्त्रावी होता है, इसलिए मेलेनिन का संश्लेषण भी करता है। मेलेनिन जिसके कारण हमारा रंग काला और गोरा होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका में संश्लेषित लिपिड का संग्रहण गोल्जी काय में किया जाता है, उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका ER जो क्या बनाता है? लिपिड बनाता है, उसको संश्लेषित करने का काम कौन करता है? गोल्जी काय। और गोल्जी काय क्या करता है? लिपिड को अलग अलग जगहों पर भेजने का कार्य करता है, ठीक है। पुटिकाओं में पदार्थों का संचयन, रूपांतर और बंद करना होता है। गोल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, यह कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में भी मदद करती है। तो ये हमारा क्या है? गोल्जी काय के कार्य है जो अपने बोर्ड के एग्जाम में आप लिख सकते हो। आगे की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं पाया जाता। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। यह दोहरी झिल्ली वाले होते हैं और सभी यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। यह दोहरी झिल्ली वाले होते हैं और सभी यूकैरियोटिक जीवों में अनुपस्थित होते हैं।
बाह्य परत चिकनी एवं छिद्रित होता है, अंतः परत बहुत वलित और क्रिस्टी के समान होता है। याद रखिएगा, इनमें क्या है, ये दोहरी झिल्ली से घिरे हैं, इनका जो बाहरी परत है वो चिकना होगा और छिद्र जैसा, छेदी जैसी संरचना होगी। इनके अंदर परत में वलय पाया जाता है, इस तरीके से घुमावदार संरचना होता है, उंगली के समान, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम 1880 में कॉलिकर ने देखा था। ठीक है, इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य हैं, तो इसका मुख्य कार्य ऊर्जा का निर्माण करना और एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करना। दूसरा, यह क्रेब्स चक्र या कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान है, यानी कोशिकाएं जो श्वसन की क्रिया करती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करती हैं, जिससे एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। आगे जानेंगे राइबोसोम। राइबोसोम ये अत्यंत छोटे गोले कण, राइबोसोम कैसा होता है, दिखने में बहुत ही छोटा और गोल कण होता है, जो जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। ये जो राइबोसोम है ये क्या करेगा, ये आपका स्वतंत्र रूप से जीव द्रव्य में तैरता है। अंतःप्रद्रवी जालिका की बाहरी सतह पर चिपके पाए जाते हैं। ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। किस चीज के बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम के कार्य, राइबोसोम अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम वो स्थान है जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यानी अगर पूछा जाए कि प्रोटीन का संश्लेषण किस स्थान पर होता है, तो आपका जवाब रहेगा राइबोसोम। सभी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक प्रोटीन क्या है, एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा ही किया जाता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। यानी याद रखिएगा कि राइबोसोम का काम क्या, प्रोटीन का निर्माण करना। अब बात करते अंतःप्रद्रवी जालिका का, तो अंतःप्रद्रवी जालिका नलिकाओं तथा सीट तथा विशाल तंत्र होता है। इसकी खोज किसने की थी, पॉटर, क्लॉडी एवं फुलम ने किया था। ठीक है, ये झिल्ली जीवात जनन ER द्वारा निर्मित प्रोटीन और वसा का कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक होते हैं। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका व स्तनधारी इरिथ्रोसाइट के अलावा सभी में पाया जाता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता और RBC में नहीं पाया जाता। ठीक है, आगे की तरफ इसका कार्य क्या है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार का होता है, खुरदुरा और चिकना। ठीक है, दोनों का काम जान लेते हैं। खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जालिका ये सिस्टर्नी व नलिकाओं का बना होता है और ये प्रोटीन का संश्लेषण करने में मदद करता है। इस पर दाने जैसी संरचना होती है जो राइबोसोम होता है। जो क्या कहलाता है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। इसीलिए खुरदुरा वाला क्या बनाने का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। वहीं पर अगर चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका की बात करें तो ये क्या है, ये आपका वसा व लिपिड बनाने का काम करता है। इसकी सतह पर किसी भी तरीके का कण नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ आपका चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ये झिल्ली व नलिकाओं से बना है। यह वसा व लिपिड बनाने में मदद करता है। राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य के भागों तक केंद्रक के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा का निर्विषीकरण करने में मदद करता है। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका के कार्य क्या है, तो यह केवल एक ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर और केंद्रक के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका सुविधा प्रदान करता है। यह अंगकों के बीच बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। अगला, यह वसा प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लवक, लवक क्या है, ये केवल किसमें, पादप और शैवाल कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिनके आंतरिक संगठन में झिल्ली की दो परतें पाई जाती हैं। एक जो एक पदार्थ के अंदर धसी होती है, इस पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। ये विभिन्न आकार व आकृति के हो सकते हैं। ठीक है, इसका अपना क्या होता है, डीएनए व राइबोसोम होता है। लवक तीन प्रकार का होता है, अवर्णी, वर्णी और हरित लवक। अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, जो कहां पर,
तने और जड़ों में देखने को मिलेगा। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, जो लाल भूरे रंग का होता है, ठीक है। और अगला हमारा हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट, जिसको कहते हैं, जो क्या है, पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। तीनों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक एक करके देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कोशिका की रसोई घर भी कहते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, पत्तियों में जो खाना बनता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। आगे की तरफ ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन लवक होते हैं। ये पौधों की जड़ भूमिगत तनों में भोज्य पदार्थों का संग्रह करने का काम करते हैं। बाह्य झिल्ली व अंतः झिल्ली, हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका के इन झिल्लियों को बाह्य झिल्ली या अंतः झिल्ली कहते हैं। अब कोशिका की चारों तरफ दो झिल्ली पाया जाता है, बाह्य झिल्ली व अंतः झिल्ली। बाहर पाई जाने वाली झिल्ली को बाह्य झिल्ली कहते हैं और अंदर पाई जाने झिल्ली को अंतः झिल्ली। लवक में दो झिल्लियां पाई जाती है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। इसके अंदर वाली संरचना पीठिका, अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। दूसरा थाइलेकॉइड, स्ट्रोमा में जटिल झिल्ली तंत्र होता है, जिसे थाइलोकॉइड कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, थाइलोकॉइड कहते हैं। ग्रेना, तस्तरी नुमा थाइलेकॉइड सिक्के, इस तरीके से सिक्कों जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। आगे की तरफ रिक्तिका, इन कोशिका में कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की एक संरचना होती है, जिसे हम लोग रिक्तिका या फिर रसधानी कहते हैं। जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटा होता है और पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ा होता है, ठीक है। बड़ी रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं का 90% तक भाग घेर लेती हैं, ठीक है। इसे टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। ये कोशिका के अंदर क्या करता है, पानी को इमरजेंसी टाइम के लिए पानी को स्टोर करने में मदद करता है। आगे की तरफ लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण की कुछ पुटिकाओं में एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है, कोशिका को साफ करना। इन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जल अपघटनी एंजाइम है। जो भी कोशिका का अंग सही प्रकार से काम नहीं करता, ये लाइसोसोम उन्हें नष्ट कर देता है। अगर कभी कभी कोशिका पूरी की पूरी कोशिका काम नहीं करती है, तो ये अपने आप को फाड़ करके पूरी की पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब जानते हैं कोशिका यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। सबसे पहले पादप कोशिका, तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण उसका रंग हरा होगा। इसमें रिक्तिका बड़ी होगी, पानी इकट्ठा करने के लिए द्रव पदार्थ का अवशोषण कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना सकते हैं। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। वहीं पर अगर जंतु की बात करें, जंतु में कोशिका क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इनमें रिक्तिका छोटी होती है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, ये पदार्थों को अवशोषित नहीं करते। इनमें जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता और इनमें लाइसोसोम पाया जाता है। तो इस तरीके से आपका हमने पूरा चैप्टर कोशिका के बारे में, ठीक है, कोशिका के बारे में जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमने क्या कर दिया, डिटेल में डिस्कस कर दिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरीके के वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा। तो आज के इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, टॉप करो से जुड़े रहिए। धन्यवाद।